आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम अपनी यूपी लेखपाल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने 2015 के हिंदी सेक्शन को हम लोगों ने सॉल्व किया था विद एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, आज हम लोग इसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे चल रहे हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सपोर्ट अर्थात कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें हमें और मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है दोस्तों। सो गाइस, नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है वो है सामान्य जानकारी भाग 3 दोस्तों। भाग 2 में मैथ्स था, तो हम लोग मैथ को हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि उसमें हमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो उसे हम लास्ट में ही रखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का यहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था। और तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। और इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा आने वाली 2021-22 की लेखपाल भर्ती को लेकर के दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा 51 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के जो विकास, जो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के जो केंद्र सरकार के जो विकास व्यय में शामिल नहीं है, अर्थात कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन से ऐसे चीज़ हैं जो शामिल नहीं होती है दोस्तों। तो आंसर आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो है आपका इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय करना, राज्यों के लिए अनुदान करना, रक्षा व्यय करना, आर्थिक सेवाओं पर व्यय करना। तो कौन सी केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको होगा सी होगा, अर्थात कि रक्षा व्यय इसमें यहाँ पर शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें कहा गया क्या कहा गया है दोस्तों, और ये है क्या चीज़ दोस्तों। ठीक है, सो पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है। तो केंद्र सरकार के जो कुल व्यय होते हैं उसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं योजनागत व्यय कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं गैर योजनागत व्यय कहते हैं, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। तो जो हमारा जो योजनागत व्यय है उसे हम लोग विकासात्मक व्यय कहते हैं, और जो गैर योजनागत व्यय है उसे हम लोग गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में दोस्तों जैसे कि रक्षा हो गया, रक्षा व्यय हो गया, सब्सिडी हो गया, ब्याज हो गया, भुगतान पेंशन हो गया, जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं। जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे सब्सिडी आपको मिलती है, ब्याज हो गया, पेंशन हो गया, ये सब आपके गैर विकासात्मक व्यय में होते, क्योंकि ये सरकार देती है, सरकार को देना पड़ता है, अपने खजाने से यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो हमारे जो रुधिर अर्थात कि ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो यहाँ पर परिवहन होता है दोस्तों, वो किस एक प्रोटीन के द्वारा होता है। कोलेजन के द्वारा होता है, या हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, या फिर केरेटिन के द्वारा होता है, या फिर इसी के साथ मायोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो आंसर नंबर इसका यहाँ पर सी होगा, होमोग्लोबिन होगा दोस्तों। क्या होगा? होमोग्लोबिन होगा, होमोग्लोबिन होगा। जब इसीलिए कहते हैं होमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मतलब कि हमें क्या करना चाहिए कि हम आयरन की गोली हो गया, और हरे साग हो गए, ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पर ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ताकि ये जो प्रोटीन है वो बना रहे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो एक प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन अमीनो एसिडों की श्रृंखला से बने होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिडों की श्रृंखला से बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 53 क्वेश्चन क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय गमन अर्थात कि इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है देश के बीच में लोगों का संचलन, अर्थात कि देश के बीच में लोगों का आवाजाही, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि लोगों के शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, या फिर सी कह रहा है देश में लोगों का संचलन संचलन और या फिर डी कह रहा है कि एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन करना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो होगा आंसर नंबर ए हमारा सही है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय गमन उसे कहते हैं जिसमें देशों के बीच में लोगों का संचलन होता है, देशों के बीच में दोस्तों, ठीक है, एक देश से दूसरे देशों के बीच में होता है दोस्तों, उसे कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 54 क्वेश्चन हमें हमारा आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर है सॉफ्ट बैंक, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनक टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा दोस्तों। तो ये एक करंट अफेयर्स के टॉपिक से लिया गया है जो उस समय न्यूज़ में रहा होगा, लेकिन तभी मैं आपको इसका आंसर बता दूं, बट ये आंसर आप ना भी ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे आपको एक आइडिया क्या मिला कि करंट अफेयर्स आते हैं लेखपाल के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो आप उसे अपना तैयार रखिएगा, मैं उसकी क्लासेस भी लगाऊंगा इसी पे। तो आंसर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, भारती एंटरप्राइजेज दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अर्थात कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों अर्थात कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था। जब नेपाल भूकंप त्रासदी आई थी तो कौन सा उसे नाम दिया गया था, ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन सहाय, ऑपरेशन मैत्री, या फिर ऑपरेशन अभय दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था, ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सर एंड मैम। वीडियो को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आगे बढ़ते हैं, ये 2015 में आप जानते हो कि नेपाल में भूकंप त्रासदी आया था, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर दोस्तों ये अब हमारा आ गया पॉलिटी से ये क्वेश्चन दिया गया है, पॉलिटी से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पॉलिटी से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो कि पॉलिटी से लिया गया है कि क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों। तो अगर आपको लोकसभा चुनाव के लिए अगर आप उम्मीदवार हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, या 25 वर्ष होनी चाहिए, या 18 वर्ष होनी चाहिए, या 20 वर्ष होनी चाहिए। तो जो आंसर है हमारा आंसर नंबर बी होगा, अर्थात कि आपकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया था, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आर्टिकल 84 के तहत ये कहा गया है। तो नेक्स्ट बार आपसे यह ना पूछ कर ये पूछ सकता है कि लोकसभा चुनाव के जो न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 84 आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका है हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका है। 57वां क्वेश्चन है हमारा कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? हिंदू लीग के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा या ईसाई लीग के द्वारा या फिर सिख लीग के द्वारा? तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा बी होगा, अर्थात कि मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसे मनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना। अब ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया गया था उसे भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। गौरव तलब है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार कर। सो गाइस यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा हिस्ट्री से ही दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? 13 मार्च 1922 को या 5 फरवरी 1922 को या 3 मार्च 1922 को या 5 मई 1922 को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो हमारा 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया था। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको ध्यान से जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस बार ये ना पूछ करके इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि अभी मैं जो बताऊंगा। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की, अब ये चौरी चौरा पूछ लेगा किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है दोस्तों। चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। यही घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। 5 फरवरी 1922 को डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है दोस्तों? ऋण विद्युतीय यानी कि जो माइनस जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो ऋण विद्युतीय जो आवेशन जिसे हम लोग कहते हैं वो तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो राइट आंसर इसका हमारा होगा ए होगा, फ्लोरीन से होता है। ठीक है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन तो ये साइंस से लिया गया क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमें मिलता हुआ नजर आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, अर्थात कि चिली में जीता गया था। इसका आपका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ये भी हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके स्तर का कौन होता है दोस्तों? तो विपक्ष का नेता या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कि CAG और या फिर भारत का महानिवादी? तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ए, अर्थात कि विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों लोग नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्योंकि ये जरूरी है। तो विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के समकक्ष होता है, जिसमें उसे वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो दक्षिणी छोर है भारत का कन्याकुमारी, वो कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा के दक्षिण में है या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है या फिर कर्क रेखा के दक्षिण में है या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, अर्थात कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में दोस्तों। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, जो कि आप इसे जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा 62 क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन सा, ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह
जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून या फिर ग्वालियर, दिल्ली, आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा रंगून होगा। रंगून जो कि म्यांमार में है इस समय, रंगून जो इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री से लिया गया था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत बंद कीजिएगा। मैं ऐसी पूरी सीरीज लेखपाल के लिए स्टार्ट कर रखूँगा हमेशा, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो दोस्तों, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, छोटा सा बटन है दबा दीजिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। तो रंगून वर्तमान में ये इसका वर्तमान में इसका नाम जो है वो यंगून है, जो कि म्यांमार का एक बृहत्तम शहर है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से मिलता है, देखिए कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से में मिले हुए हैं। सो सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबने अवज्ञा का आंदोलन का जो था वो अगस्त कथन के विरुद्ध था, या फिर गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध था, या विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रिया वादी जो उपागम था उसके लिए था, या फिर नमक कर के विरुद्ध में था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, अर्थात कि नमक कर के विरुद्ध में। नमक कर के विरुद्ध में ये चलाया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930 को इसे दांडी से शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो कहाँ पर होता है? मौसीराम में होता है, मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर सी, आप चेरापूंजी मत लगाइएगा, ठीक है। मौसीराम में होती है जो कि मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो एनपीसी का फुल फॉर्म क्या पूछा गया? एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, या नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, या फिर नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, या नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इसका राइट आंसर होगा सर एंड मैम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। तो ये एक एनपीसी का जो पूरा नाम है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। भारत सरकार द्वारा 2000 में ये राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण से चलाई गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आप ना भी ध्यान रखो तो भी चलेगा, जहांगीर अब्बास। तो ये थोड़ा सा ये आपके किसी के काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2015 में, तो ये भी आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपका करंट अफेयर्स है जो कि आप अभी आपका काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से मिलता है कि आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का आवेश अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का आवेश अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, परासरण, या फिर प्रपुष्टन कहा जाता है, या फिर शुष्कन कहा जाता है? तो आंसर नंबर ए होगा हमारा, प्रस्वेदन कहा जाता है दोस्तों। दिस इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 क्वेश्चन है दोस्तों। दालें किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो दाल में कौन सी चीज़ पाई जाती है? प्रोटीन का है, या विटामिन का है, या कार्बोहाइड्रेट का है, या फिर वसा का है दोस्तों? तो प्रोटीन, दाल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन मिलता है दोस्तों ज्योग्राफी से ही हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं दोस्तों? मथुरा, डिगबोई और पानीपत में। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है 72 क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में यहाँ पर माना गया है? पॉलिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 18 के डीपीएसपी जो है, और फिर या फिर प्रस्तावना, या फिर मूल अधिकार, या फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों। तो प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं दोस्तों। तो ये भी हिस्ट्री से है, आपका एंशंट हिस्ट्री से है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा, यजुर्वेद में ये चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 74 क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया है 74 क्वेश्चन में कि ढालू सड़क पर, ठीक है, ढालू सड़क पर 1 सेकेंड, ढालू सड़क पर
पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? क्योंकि क्या रीज़न है इसका? ठीक है, मतलब ढालू सड़क पर जब पत्थर उठाते हो तो आसानी से हो जाता है, और जब आप ऊपर की ओर जब उठाते हो तो वो जल्दी नहीं उठता है, मतलब उसमें और ज़्यादा जोर लगता है। जब आप ऊपर की ओर गाड़ी ले जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर लेना पड़ता है, लेकिन जब वही आप पुल से नीचे आ रहे होते हो तो आप जब आप या चाबी भी बंद कर दो तब भी गाड़ी आ जाती है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ठीक है, तो उसी का रीज़न यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका रीज़न यह है कि पत्थर को लुढ़काने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो ये साइंस से लिया गया था, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मल्होत्रा समिति, राघवन समिति, नरसिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूँ ताकि, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का दोस्तों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का पेपर, जो कि सामान्य जानकारी अर्थात कि जीके से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही क्लासेस चलती रहें। अब कल दोस्तों अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहा, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, तो कल हम लोगों ने ग्रामीण विकास का नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि 2015 में यूपी लेखपाल में पूछा गया है दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।